जस्ट सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं वेस्टर्न हिमालय विकल्प संगम और तितली ट्रस्ट द्वारा आयोजित नेचर गाइड वेबिनार सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ तितली ट्रस्ट से संजय सोंधी जी हैं, जो हर बार की तरह इस सत्र का भी संचालन करेंगे। आज का विषय है रैप्टर आइडेंटिफिकेशन और इसके लिए हमारे साथ एज अ पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं सनी जोशी जी। मैं अब संजय जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज वेलकम एंड इंट्रोड्यूस सनी और शुरू करते हैं फिर सेशन। थैंक यू। थैंक्स थैंक्स आकांक्षा। तो सबको नमस्ते एंड हेलो। थैंक्स फॉर जॉइनिंग एंड आज का सेशन बेसिकली इज ऑन रैप्टर्स, रैप्टर आइडेंटिफिकेशन, वल्चर्स। एंड हम लकी हैं कि हमारे साथ सनी जोशी हैं। तो सनी बेसिकली कॉन्जर्वेशनिस्ट हैं, 10 साल का उनका अनुभव है। ही इज़ बेसिकली वर्किंग विद WWF एंड मास्टर्स इन एनवायरमेंटल साइंस है डून यूनिवर्सिटी से। एंड उनका मेन इंटरेस्ट बेसिकली है ऑन 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 रैप्टर्स। एंड अभी वो PhD कर रहे हैं। एंड मेरे उनके साथ इनफैक्ट इंटरेक्शन हुआ क्योंकि वो बेसिकली कई सालों से रैप्टर मॉनिटरिंग कर रहे हैं तेराई आर्क लैंडस्केप में एंड इवन अदर प्लेसेस इन द कंट्री। एंड हम बातचीत भी कर रहे हैं कि हम लोग सब कैसे मिल सकते हैं ये मॉनिटरिंग प्रोग्राम में, उसके बारे में भी सनी बात करेंगे। तो सनी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस, वेलकम टू दिस एंड आई हैंड ओवर टू यू। वो सनी एक्चुअली अभी चिल्ला में बैठे हैं राजा जी में तो इसे इस कनेक्टिविटी आएगा जाएगा, होपफुली हमको दिक्कत नहीं होगी, बट वेलकम एंड प्लीज प्लीज गो अहेड। Thank you, sir, and thank you, Rituja, and from Vikalp Sangam was moderating. आप सभी को नमस्कार जिन्होंने ज्वाइन किया है। मेरा नाम सनी जोशी है और मैं WWF इंडिया के रैप्टर कंजर्वेशन प्रोग्राम में सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर हूँ। आज का जो प्रेजेंटेशन है वो रैप्टर आइडेंटिफिकेशन के ऊपर है और थोड़ा सा जो है हम इसमें एम्फेसिस रखेंगे या थोड़ा जोर उसमें डालेंगे वल्चर्स का आइडेंटिफिकेशन, रैप्टर्स के अंदर डेल्व्ड इन करके वल्चर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके ऊपर आज का सेशन है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे जो नेचर गाइड ग्रुप है और आज जो लोगों ने ज्वाइन किया है वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जो है बर्डिंग या फिर जो है पक्षी अवलोकन करते हुए आए हैं। तो पक्षियों के बारे में जो है अलग अलग ग्रुप्स में ना जाते हुए मैं सीधा जो है रैप्टर्स के अंदर आ जाता हूँ। रैप्टर्स जो है एक ऐसा ग्रुप ऑफ बर्ड्स है जो कि अ, जिसे कहा जाता है कि शिकारी पक्षी, यानी अ बर्ड ऑफ प्रे। पक्षियों में अलग अलग जो है भिन्न भिन्न प्रकार के खाने की जो है प्रवृत्ति होती है, हमको मालूम ही है। कुछ पक्षी जो है ऐसे होते हैं जो कि परागकण यानी कि फूलों के अंदर जो पराग होता है वो खाते हैं, फ्लावर पेकर्स या सनबर्ड्स। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ जो है कीड़े मकोड़े खाते हैं, जिनको कि इंसेक्टिवोरस कहते हैं। ऐसे ही जो रैप्टर्स का जो ग्रुप है वो ऐसा ग्रुप है, यूनिक ग्रुप है, जो कि सिर्फ या फिर ज़्यादातर जो है फ्लैश ईटिंग यानी कि मांस खाने वाले पक्षी होते हैं। मांस खाने के भी उनके दो प्रकार हैं। एक तो जो है वो शिकार करके खाते हैं और दूसरा जो है वो ग्रुप है स्कैवेंजिंग, यानी कि जो मृत जो पशु होते हैं, पशु पक्षी है, उनको खाते हैं। अच्छा, तो जो बाकी के जो पक्षियों के ग्रुप हैं उन उनसे इसको थोड़ा सा भिन्न बनाता है जो इनके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या जिस जिस प्रकार से इनकी बनावट होती है, वो आप को जो है स्क्रीन पर दिख ही रहा है कि सबसे पहले जो है इनके जो पंख होंगे ना, वो इनके बॉडी के हिसाब से थोड़े से एक्स्ट्रा लंबे रहते हैं और काफ़ी चौड़े रहते हैं, जो कि इनको तेज़ फ्लाइट में मदद करते हैं। साथ ही साथ जो है इनके जो
लेग्स या फिर जो पाँव होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, और जो इनके नाखून रहते हैं वो किसी भी शिकार पर झपट्टा मारने के लिए या किसी शिकार को दबोचने के लिए उपयुक्त रहते हैं। इसी प्रकार से जो आप इसकी जो आपको जो ये इमेज दिखाई दे रही होगी क्रेस्टेड सरपेंट ईगल की, आप उसकी चोंच देखेंगे तो हुक की तरह जो है ना ये मुड़ी हुई होती है, ताकि वो मांस के अंदर चीर फाड़ जो है वो बड़ी आसानी से कर सकें। इसके अलावा, एक सेकंड सॉरी, इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो है इनकी जो आई साइट होती है या देखने की जो शक्ति होती है, वह जो है वो बाकी पक्षियों से या बाकी कई पक्षियों से काफ़ी तेज़ होती है, जो कि इनको शिकार करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ज़्यादातर जो है ये पक्षी काफ़ी टेरिटोरियल होते हैं, यानी कि अपना जो है क्षेत्र में जो है एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंस करते हैं, एक्सेप्ट कुछ जो है अमूर फैल्कन्स या फिर कुछ गिद्धों की प्रजातियां हैं जो कि कम्युनिटी में या फिर एक साथ जो है मूव करते हुए दिखाई देते हैं। रैप्टर्स में जो है अलग अलग ग्रुप के पक्षी हैं। ईगल्स, हॉक्स, हैरियर्स, काइट्स, बजर्ड्स और फैल्कन्स, यह अलग अलग ग्रुप हैं जो कि रैप्टर्स के अंदर आते हैं। कुछ जो है कुछ जो वैज्ञानिक हैं वो आउल्स यानी कि उल्लुओं के प्रजातियों को भी रैप्टर्स के ग्रुप में ही मानते हैं, क्योंकि हालांकि उनका जो है जेनेटिक या फिर जो है उनका इवोल्यूशनरी बनावट बिल्कुल अलग है इन पक्षियों से, लेकिन इनका जो खाने का तरीका है, इनका जो मैंने आपको तीन चार जो है अभी गुण बताए हैं कि भाई इनके नाखून बड़े तेज होते हैं या बीक बड़ी शार्प होती है और शिकार करते हैं, वो जो है बाकी के रैप्टर से मिलता जुलता है। इसीलिए उनको क्योंकि वह ज़्यादातर जो उल्लू होते हैं, उल्लू की प्रजातियां हैं, वो रात को एक्टिव होती है, तो उनको नॉकटर्नल रैप्टर भी कहा जाता है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि रैप्टर्स जो है एपेक्स प्रेडेटर यानी कि शिकारी होते हैं। कुछ ईगल्स या काइट्स जो हैं आपको स्कैवेंज करते हुए भी दिखाई देंगे। शहरी माहौल में या वातावरण में आपको ब्लैक काइट्स यानी कि चील जो होती हैं वो आपको स्कैवेंज करते हुए काफ़ी दिखाई दे जाती है। रैप्टर्स जो हैं शक्ति यानी कि पावर रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको अ, कई देशों के जो है चिन्ह के रूप में आपको अ, निशान या सिंबल के रूप में आपको अमेरिका में जो है उनका जो राष्ट्रीय पक्षी है या सिंबल है वो जो है वो एक ईगल ही है। इसके अलावा बहुत सारी फौज में जो है ईगल एज अ सिंबल जो है वो फ्रीडम या पावर की तरह यूज किया जाता है। रैप्टर्स का जो है आपका इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक और सोशियो कल्चरल जो इम्पैक्ट है, यानी कि इकोलॉजिकल यानी कि हमारे आसपास के वातावरण में जो जो काम टेरिटोरियल यानी कि जो ज़मीन पर जो है एपेक्स प्रेडेटर जैसे टाइगर और लेपर्ड का काम है कि एंगुलेट्स यानी डियर पॉपुलेशन और इन सबको कंट्रोल में रखना, ऐसे ही हवा में जो है जो हमारे रैप्टर्स हैं वो क्या करते हैं, बाकी स्पीसीज को ओवर पॉपुलेट होने से, यानी कि कुछ पशु पक्षी, कुछ कीड़े मकोड़े जो कि इकोसिस्टम में तरीके से ना बढ़ जाए, उनको रोकने का काम करते हैं। साथ ही साथ सड़ा गला मांस खा करके वो क्या करते हैं कि इकोसिस्टम को साफ रखते हैं। उसके अलावा जो है रैप्टर्स का सोशो कल्चरल जो है हमारे जो सोसाइटी और कल्चर में भी काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। जैसे कि रामायण में जो है जटायु का वर्णन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब सीता जी का हरण जो रावण ने किया,
तो जो है कहा जाता है कि जटायु ने रावण के साथ लड़ाई करी, और जब वापस अ, राम जी जो है इनको सीता जी को ढूंढने के लिए निकले, तो श्री राम जी की सेना को रास्ता दिखाने का काम भी एक रैप्टर यानी कि जटायु नहीं कराया। उसके अलावा जो है पारसी या तिब्बतियन कल्चर्स में जो किसी के जो परिवार वाले या जो मर जाते, अरे यार क्या हो गया, इंटरनेट You're डिस्कनेक्ट हो गया। back now, Sunny. ओह नो। You're back. I हाँ can see you now. हाँ ओके। ना। ओके, which slide was it when This one. Oh, yeah. this one? Okay, okay, Yes, it's correct. Yeah. okay. So मैं बात कर रहा था सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट्स ऑफ वल्चर्स और रैप्टर्स। रामायण की मैंने कहानी जो है वो बताने की कोशिश करी कि जब सीता जी का हरण हुआ रामायण की कथा में, तो जटायु ने रावण के साथ युद्ध करके कोशिश करी कि वो जो है सीता जी को बचा लें। और राम जी जब जो है जाते हैं सीता जी को ढूंढने के लिए, तो जटायु ही उनको आगे का रास्ता दिखाते हैं। इसी तरीके से कुछ कल्चर्स में, पारसी या तिब्बतियन ट्रेडिशन में, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका डिस्पोजल यानी कि जैसे उसका अंतिम संस्कार जो है वह भी अ, गिद्धों के द्वारा ही किया जाता है। टावर ऑफ साइलेंस जो होते हैं पारसी कल्चर में, उसमें क्या करते हैं कि मरे हुए जानवरों, मरे मरे हुए इंसानों को जो है गिद्धों के लिए छोड़ दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर गिद्धों ने जो है उनका भक्षण किया है तो वह सीधा स्वर्ग सिधार जाएंगे। आगे बढ़ते हुए हम जो है अब आगे हैं रैप्टर्स से निकल करके गिद्धों के ऊपर। जो है गिद्धों का काम जो है मोस्टली स्कैवेंज करना यानी कि सड़ा गला जानवर खाना है। ये जो है हमारे स्वच्छ भारत अभियान के सबसे बड़े प्रचारक और प्रसारक हुए हैं। लेकिन क्या है कि गिद्ध बहुत ही मिसअंडरस्टूड यानी कि जो है इनको गलत समझा जाता है कि ये जो है गंदगी में रहते हैं या गंदगी फैलाते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए जो है भारत सरकार ने भी एक वल्चर कंजर्वेशन प्लान हर 5 साल में जो है वो रिवाइज होता है। और इनकी जो पॉपुलेशन है जो काफ़ी डिक्लाइन कर चुकी है, काफ़ी जा चुकी है, उनके कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स लगातार किए जा रहे हैं। अब बाकी के जो जो रैप्टर्स हैं इनको जो है पहचानने के कुछ आसान तरीके हैं। सबसे पहले जो है, आप अगर आसमान में देखेंगे तो ज्यादातर जो पक्षी हैं वो लो फ्लाइंग यानी कि नीचे उड़ने वाले होते हैं। पर रैप्टर्स ऐसे नहीं है। रैप्टर्स आपको काफी ऊंचाई में आपको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऊपर भी सोर करते हुए यानी कि चक्कर काटते हुए दिख जाएंगे। और जब वो उस ऊंचाई पर चक्कर काटते हैं तो इनका उन इन पक्षियों का एक सिलुएट यानी कि आपको जो है परछाई जैसी दिखाई देती है, या नीचे से अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको कलर बहुत अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो उस उस दिशा में इन पक्षियों को पहचानना जो है उनके बॉडी के या उनके शरीर के शेप के ऊपर जो है बहुत डिपेंडेंट करता है। जैसे कि जो काइट यानी कि चील जो होती है, अगर आप उसके पूंछ का हिस्सा देखें तो वो एक त्रिकोण या ट्रायंगल या फिर एक वी शेप बनाता है। इसी तरीके से ज्यादातर जो गिद्ध हैं, वल्चर्स हैं या बड़े ईगल्स हैं, उस वो जब उड़ते हैं तो उनका एक पंख से दूसरे पंख तक का छोर एक सीधी सीधी लाइन बनाता है। इसी तरीके से अगर आप नीचे इसमें फोटो में देखेंगे तो फैल्कन फैल्कन जो है, फैल्कन के उड़ने का तरीका बहुत ही रिजेंबल करता है एक धनुष बाण की तरह, या ऐसा लगता है जैसे कि धनुष बाण तीर छोड़ने को तैयार हो रखा है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाते हैं या बार बार उन पक्षियों को जो है फ्लाइट में देखते हैं, और आपको उसको पहचानना आसान होता चला जाता है। उसके अलावा
जो है प्लूमेज कलरेशन, यानी कि पक्षियों के पंख जो है उनके रंग के हिसाब से किस साल के किस समय किस तरीके का कलर जो है उन पक्षियों का होता है, उससे पहचानना बड़ा आसान होता है। इसके अलावा कलर मॉर्फ्स, यानी कि एक ही स्पीसीज अलग अलग प्रकार के जो है कलर्स भी डिस्प्ले कर सकती है। इसको अलग अलग मॉर्फ्स को पहचानना हम जो है आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस कर सकते हैं। प्लूमेज की जो मैं बात कर रहा था अभी, अगर आप इस स्लाइड में देखें तो आपको अलग अलग प्रकार के गिद्ध जो है इसमें दिखाई देंगे, और हर गिद्ध का जो है प्लूमेज यानी कि पंखों का कलर या पंखों का रंग आपको थोड़ा बहुत या फिर बहुत ज़्यादा अलग दिखाई देगा। इस स्लाइड में भारत में पाए जाने वाले 9 गिद्ध जो हैं उनके प्रकार आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हुए बाईं तरफ रेड हेडेड वल्चर, फिर इजिप्शियन Sunny, we can't hear you now. Sunny, we can't hear you. Sunny, we lost you. I think he logged back in. Sorry, it's disconnecting quite a lot. मेरी आवाज़ आपको आ रही है? हाँ, आ रही है अभी। यस, अरे यार, ओके। तो हम जो है दिख रहा है। वी कैन। भारत भारत में पाए जाने वाले 9 गिद्धों के बारे में बात कर रहे थे। कमाल की बात यह है कि ये सभी 9 प्रजातियां, उत्तराखंड शायद एक ऐसा राज्य होगा जहां पर ये 9 की 9 प्रजातियां कम या ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कि अ, मध्य भारत या सेंट्रल इंडिया में पाए जाने वाला इंडियन वल्चर और ईस्टर्न इंडिया में या फिर तराई क्षेत्र में पाए जाने वाला सिलेंडर बिल्ड वल्चर भी कभी कभार उत्तराखंड में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हुए अब हमने प्लूमेज की बात करी थी, प्लूमेज हम देखेंगे, और सबसे खास बात यह है कि इन गिद्धों का डिस्ट्रीब्यूशन, यह पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, वह भी आइडेंटिफाई करने के लिए या स्पीसीज को पहचानने में काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक एक कर कर हर एक गिद्ध के आइडेंटिफिकेशन मार्कर्स यानी कि पहचानने का तरीका समझने की कोशिश करेंगे, और ये प्रेजेंटेशन के एंड में इन स्पीसीज को पहचानने की कोशिश भी करेंगे। तो पहला जो हमारे पास जो गिद्ध है वो है इंडियन वल्चर, यानी कि जिप्स इंडिकस। इसको पहले लॉन्ग बिल्ड वल्चर भी कहा जाता था। जैसा कि हर एक जो है गिद्ध की प्रजाति के तरीके तरह इसका क्या है, गर्दन काफी लंबी होती है और डार्क यानी कि काले कलर की होती है। इसका जो बाकी का बॉडी है या पंखों का कलर है वो सैंडी ब्राउन यानी मटमैला कलर का रहता है, और यह पक्षी ज़्यादातर क्लिफ्स यानी कि पहाड़ी एरियाज में जहाँ पर जो है लेज बनी होती है या फिर पहाड़ों में कुछ दरारों के बीच में यह घोंसला बनाना या बैठना पसंद करता है। यह स्पीसीज जो है IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि अति विलुप्त
जो है घोषित की गई है। और पॉपुलेशन साइज यानी कि जो है ओवरऑल पॉपुलेशन शायद 30,000 इंडिविजुअल्स से कम है, पूरा इंडिया साउथ ईस्टर्न पाकिस्तान मिलाने के बाद। इस मैप में जो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मोस्टली जो है इंडियन वल्चर का आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा, जो कि काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है या काफ़ी इकट्ठा है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। उत्तराखंड में भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है, पर ये मोस्टली जो है आपको लो लाइंग एरियाज यानी तराई क्षेत्र में कभी कभार दिख दिख जाएगा। यह गिद्ध जो है आप इस तरीके से देख सकते हैं कि पहाड़ियों पे जो दरारें बनी होती हैं उसके ऊपर घोंसला बनाना पसंद करता है। आगे बढ़ते हुए दूसरा गिद्ध है वाइट ट्रम्प्ड वल्चर यानी कि सफेद पीठ वाला गिद्ध। अगर आप दाएं तरफ ये अडल्ट बर्ड का जो पिक्चर देखेंगे तो इसके पीठ पर आपको एक सफेद कलर का पैच दिखाई देगा, जो कि इसका आइडेंटिफिकेशन मार्कर है। उसके अलावा जो है यह गिद्ध बाकी गिद्धों से थोड़ा साइज में छोटा और पेड़ों पर नेस्ट करने वाला है। व्हाइट रन वल्चर की जो है आप अगर बिल यानी कि चोंच देखेंगे तो वो काफ़ी सिल्वरी कलर की दिखाई देती है, और इसका रफ यानी कि जो कंधे के पास वाला क्षेत्र है यहाँ पर आपको सफ़ेद कलर के पंख दिखाई देंगे। यह पक्षी भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और ऐसा माना जाता है कि 10,000 से कम इंडिविजुअल आपको भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, इन देशों को मिला करके टोटल पॉपुलेशन जो है आपको 10,000 से कम मिलेगी। वाइट टर्न वल्चर के ये जो है आपको 2-3 आइडेंटिफिकेशन मार्कर, सफ़ेद कलर की पीठ के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। इसके अलावा जब ये फ्लाइट में रहता है या जब ये उड़ता है बर्ड, तो आपको दोनों पंखों के नीचे प्रोमिनेंट सफ़ेद कलर के आपको दिखाई देंगे दोनों पंखों में। वाइट टर्न वल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पूरे मेनलैंड क्षेत्र में इसका नंबर थोड़ा सा ज़्यादा है। तराई में व्हाइट टर्न वल्चर ज़्यादातर जो है साल के पेड़ों पर या फिर पीपल के बड़े पेड़ों पर नेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अर्जुन या सेमल के पेड़ पर भी व्हाइट टर्न वल्चर नेस्ट करता है। अगला है स्लेंडर बिल्ड वल्चर यानी कि पतली चोंच वाला गिद्ध। यह गिद्ध दिखने में काफ़ी जो है इंडियन वल्चर की तरह दिखता है, लेकिन इस स्लेंडर बिल्ड वल्चर में आप अगर देखेंगे तो कान के पीछे एक डिस्टिंक्टिव एक छेद जैसा दिखाई देता है। आँख के पीछे कान कान वाला जो हिस्सा हो सकता है उसमें आपको एक होल बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाई देता है। साथ ही साथ स्लेंडर बिल्ड वल्चर की जो गर्दन है उसमें ज़रा भी आपको पंख दिखाई नहीं देंगे। स्लेंडर बिल्ड वल्चर का जो है पॉपुलेशन इज लेस देन 1,000 इंडिविजुअल्स इन इंडिया, और ये जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। हालांकि ये दिखने में इंडियन वल्चर की तरह ही लगता है, लेकिन इसका जो नेस्टिंग प्रेफरेंस है या फिर जो घोंसला बनाने की जो प्रवृत्ति है, यह पेड़ों पर घोंसला बनाना पसंद करता है। अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें या फिर आप इसका फैलाव देखें तो आपको यह कॉन्स्टेंटली आपको तराई क्षेत्र में इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा। अगला गिद्ध है रेड हेडेड वल्चर या किंग वल्चर, जिसको लाल सिर वाला गिद्ध भी कहा जाता है। इ- इस गिद्ध की मेनली जो है शरीर जो है आपको काले कलर का दिखाई देगा, लेकिन आपको इसके पैर के पास दोनों तरफ सफेद कलर के थाई पैचेस दिखाई देंगे जब ये फ्लाइट में होता है। और जब ये नहीं उड़ रहा होता है तो डिस्टिंक्टिवली 9 की 9 स्पीसीज से बिल्कुल अलग इस गिद्ध के का जो सर है वो आपको डार्क पिंक या लाल कलर का दिखाई देगा। बाकी सारे गिद्धों से अलग
लाल सर वाले गिद्ध या रेड हेडेड वल्चर में आप जो है मेल और फीमेल का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं उनकी आंखों का कलर देखकर। अगर आप फीमेल जो ये रेड हेडेड वल्चर है इसको देखें तो इसकी आंख का पूरा कलर काला है, और जो मेल जो बर्ड होता है उसमें जो है आपको पीला या सफेद कलर देखने को मिलेगा। रेड हेडेड वल्चर ज्यादातर बड़े ग्रुप में नहीं रहता है या कम्युनल बर्ड नहीं है। आपको 2 या 4 बर्ड साथ में देखने को मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलते। मोस्टली जो है पेड़ों पर नेस्ट करता है और इस तरीके के बड़े घोंसले बनाता है। रेड हेडेड वल्चर का भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन आपको तराई क्षेत्र में और मध्य भारत में काफी दिखेगा। उसके अलावा महाराष्ट्र या तेलंगाना वाले क्षेत्र में यह ना के बराबर या कम देखा जाता है। अब बारी आती है हिमालयी गिद्ध यानी कि हिमालयन वल्चर की। हिमालयी गिद्ध जो है आप आपके उत्तराखंड में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। यह गिद्ध जो है ये सबसे बड़े गिद्धों में से एक है। हिमालयी गिद्ध जो है इसकी गर्दन पर सफेद कलर के आपको छोटे छोटे पंख दिखाई देंगे, और जो अडल्ट बर्ड है यानी कि जो वयस्क पक्षी है उसका जो है क्रीमिश जो है आपको फेदर दिखाई देंगे। उसके अलावा जो जुवेनाइल बर्ड्स होते हैं यानी कि जो अवयस्क जो पक्षी होंगे उसमें आपको जो है पंख थोड़े छितरे हुए कलर के चिकत्तेदार दिखाई देंगे। हिमालयी गिद्ध का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो नियर थ्रेटेंड है। वो इतना बाकी गिद्धों के कंपैरिजन में इतना जो है विलुप्त प्राय नहीं है, पर फिर भी जो है अलग अलग थ्रेट्स यानी जैसे कि इलेक्ट्रोक्यूशन का थ्रेट हो गया या फिर पॉइजनिंग का थ्रेट उनके लिए भी उतना ही हानिकारक है। हिमालयी गिद्ध जो है आप उड़ते हुए अगर फ्लाइट में अगर देखेंगे तो आपको बिल्कुल सफेद जो है दोनों तरफ आपको उसके गिद्ध के पंखों के नीचे आपको सफेद कलर दिखाई देगा, और जो उसका छाती का पोर्शन होता है या फिर अंडर बेली जिसको बोलेंगे उसमें आपको क्रीमिश कलर का और या येलोइश कलर का प्लूमेज दिखाई देगा। हिमालयी गिद्ध का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मोस्टली हिमालयन रीजन में है, और उसके अलावा सेंट्रल एशिया यानी मंगोलिया, किर्गिस्तान या चाइना में आपको देखने को मिलता है। यह पक्षी जो है ब्रीड हिमालय रीजन में करता है, लेकिन विंटर्स के टाइम यानी कि जब सर्दियों का मौसम आता है तब ये मेनलैंड इंडिया यानी सेंट्रल इंडिया या राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हुए अगला है हमारे पास ग्रिफन वल्चर या यूरेशियन ग्रिफन जिसे कहा जाता है। यह एक माइग्रेटरी यानी कि प्रवासी गिद्ध की प्रजाति है, जो कि भारत में यूरोप से जो है ईस्टर्न यूरोप या सेंट्रल एशिया से सर्दियों में आती है। यह जो है आईयूसीएन कैटेगरी में लीस्ट कंसर्न है, क्योंकि शायद जो है इस स्पीसीज के 10 लाख के आसपास इंडिविजुअल अभी आपको देखने को मिल सकते हैं अक्रॉस द ग्लोब। हिमालय गिद्ध से थोड़ा सा विपरीत जो यूरेशियन ग्रिफन वल्चर है इसका साइज जो है थोड़ा हिमालयन वल्चर से छोटा होता है, और आपको जो उसका नेक वाला पोर्शन है या उसका गला है उसमें आपको काफी मोटा सफेद जो है आ, रुई जैसा पंखों का कवर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो प्लूमेज यानी कि पंखों का कलर है वह थोड़ा हिमालयी गिद्ध से आपको हल्का कलर देखने को मिलता है। इसके अलावा जब आप फ्लाइट में इस बर्ड को देखेंगे तो हिमालयी गिद्ध के पंखों के नीचे आपको सफेद कलर के बड़े बड़े पैचेस दिखाई दिए थे, लेकिन जो यूरेशियन ग्रिफन वल्चर है उसके अंदर आपको हल्की सफेद पट्टी या बैंड की तरह दिखाई देगा और देखने को मिल सकता है। बाईं तरफ लगे हुए मैप में अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यूरोप से
बाएं तरफ यूरोप से लेकर के भारत तक इस पक्षी का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये काफी फैला हुआ है। अगला जो बर्ड है हमारे पास ये है सिनेरियस वल्चर। इसको मॉन्क वल्चर यानी कि साधु भी कहा जाता है। अगर आप उसको एडल्ट बर्ड को बैठा हुआ जमीन पर देखें तो ऐसा लगता है कि कोई साधु बैठा होगा। यह बर्ड भी एक प्रवासी पक्षी है जो कि ईस्टर्न यूरोप से ही भारत देश में आता है। कैरेक्टरिस्टिकली या फिर जब उसका प्लूमेज आप देखेंगे तो ये बाकी गिद्धों से अलग बिल्कुल ही अ, काले रंग का या डार्क, इसका जो है डार्क ब्राउन जो है इसका कलर देखने को मिलता है। और चोंच के पीछे वाला हिस्सा जिसको इसकी सियर बोलते हैं, आपको अडल्ट बर्ड में थोड़ा ब्लूइश कलर का दिखेगा और या नीला 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 कलर का दिखाई दिखाई देगा, और जुवेनाइल में ये पिंक कलर का दिखाई देता है। सिनेरियस वल्चर भी साइज में यानी कि जो उसका बर्ड का जो साइज है काफी मिलता जुलता है हिमालयी गिद्ध से। यह भी सबसे बड़े गिद्धों में से एक है। जैसा कि मैं बता रहा था कि फ्लाइट में जब ये पक्षी उड़ता है तो आपको दोनों पंखों के बीच में आपको एक सीधी रेखा देखने को मिल सकती है। उसके अलावा काली चोंच के पीछे जो है आपको एडल्ट बर्ड में यानी कि जो वयस्क पक्षी होगा उसमें ब्लू कलर की एक सियर दिखाई देगी, और बाकी का जो पूरा शरीर है वो ब्लैक ब्राउन यानी कि काला या ब्राउन कलर के प्लूमेज से ढका होता है। सिनेरियस वल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको यूरोप से लेकर के सेंट्रल एशिया तक और भारत में दिखाई देगा। लेकिन भारत में ये पक्षी ब्रीड नहीं करता है, ब्रीड ये जो है सेंट्रल एशिया में ही करता है। अगला स्पीसीज है इजिप्शियन वल्चर। इसको फेराउस चिकन यानी कि राजा की मुर्गी भी कहा जाता है। अगर आप इस पक्षी को ध्यान से देखें तो इसका प्लूमेज यानी कि इसके जो पंखों का रंग है एक सफ़ेद ब्रॉयलर चिकन की तरह भी दिखाई देता है। यह पक्षी काफ़ी समझदार माना जाता है और काफ़ी कम पक्षियों में से एक ही ऐसा है जो कि टूल्स यानी कि यूज़ करके टूल्स यानी कि कुछ औजार बना कर, लकड़ी का औजार बना करके या पत्थर का औजार यूज़ करके अपने खाने को रिट्रीव करता है। इस पक्षी को पत्थर का इस्तेमाल करके अंडे फोड़ते हुए देखा गया है। इजिप्शियन वल्चर जो है वो अर्बन और पेरी अर्बन एरियाज में भी सूटेड है। आप अगर शहर से बाहर जा रहे हैं तो आपको एक कचरे के ढेरों पे भी मिल सकता है और मरे हुए जानवरों को खाता हुआ भी दिखाई देता है। जो अडल्ट बर्ड रहेगा वो आपको एकदम सफ़ेद कलर का दिखाई देता है। इसका प्लूमेज मैंने आपको बताया कि चिकन से मिलता जुलता है। जब यह पक्षी जुवेनाइल होता है या अवयस्क होता है तो डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का आपको इसमें प्लूमेज देखने को मिलेगा। एक फ्लाइट में कैरेक्टरिस्टिक उड़ते हुए जो है, अगर आप इसकी पंखों का अगर आप शेप देखें अडल्ट बर्ड का तो उड़ते हुए ये जो है खुरपी की नोक जैसा दिखाई देता है, जो वेज शेप जिसे कहते हैं। यह ऐसा शेप जो है बाकी वल्चर्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेस्ट बनाने के लिए ये जो है काफ़ी भिन्न भिन्न प्रकार की जगहों को चूज करता है। इजिप्शियन वल्चर जो है वह पहाड़ों में, दरारों में भी नेस्ट करता हुआ पाया गया है। उसके अलावा पेड़ों पर, टीवी टावरों पे और इवन बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स में भी इजिप्शियन वल्चर नेस्ट करता हुआ मिल जाता है। बाईं तरफ जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि जो इसकी फ्लाइट में या उड़ते हुए टेल का जो शेप है वो ऐसा खुरपी की तरह नुकीला दिखाई देता है।
जब ये पक्षी जुवेनाइल रहता है तो इसका जो फेस है, यानी कि जो उसका चेहरा है, वो ग्रे कलर का रहता है, और धीरे धीरे जैसे ये अडल्ट होता है, तीसरे या चौथे साल में जाता है, तो चटक येलो कलर का या पीले कलर का आपको इसका चेहरा देखने को मिलता है। इजिप्शियन वल्चर जो है भारत में फेयरली ज़्यादातर जो है हर एक स्टेट में मिल जाता है, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अगली बारी आती है बियर्डेड वल्चर की, यानी दाढ़ी वाला गिद्ध, जिसको लेमर गियर भी कहते हैं। यह हमारे हिमालयी क्षेत्र में हाई एल्टीट्यूड पर 2000 मीटर या उससे ऊपर जो है देखने को मिल सकता है। जो एडल्ट बर्ड है उसका जो सर है क्रीम बफ, यानी कि हल्का क्रीमिश कलर का आपको देखने को मिलता है। और जो जो जुवेनाइल यानी कि अवयस्क बर्ड है, उसका सर गिद्धों के विपरीत, इसका खाने का जो है फीडिंग हैबिट्स या खाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यह जो है, यह पक्षी ज्यादातर मरे हुए जानवरों की हड्डियों को खा करके अपना भरण पोषण करता है। अगर आप YouTube में जाएंगे तो एक बियर्डेड वल्चर फीडिंग इस तरीके से सर्च करके आप देख सकते हैं। यह पक्षी क्या करता है कि मरे हुए जानवर की हड्डियों को पकड़कर काफी ऊंचाई पर लेके जाता है, और वहां से इसको पत्थरों के ऊपर पटक के बोन मैरो, यानी कि जो हड्डी के अंदर जो मैरो रहता है, उसको खाने की कोशिश करता है। इस बर्ड का 80% से ज़्यादा डाइट जो है सिर्फ और सिर्फ जानवरों की हड्डियों पर निर्भर है। यह पक्षी भी नियर थ्रेटेंड कैटेगरी का है, और क्लिफ्स पर यानी कि पहाड़ी दरारों पर ये जो है नेस्ट करना पसंद करता है। बियर्डेड वल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन आप जो है हिमालयी क्षेत्र से लेकर के मंगोलिया से लेकर और ईस्टर्न यूरोप तक देखने को मिलता है। यह पक्षी आपको मेनलैंड इंडिया में दिखाई देने के चांस काफ़ी कम है। इसीलिए अगर आपने मेनलैंड इंडिया से कहीं से ज्वाइन किया है और आपने कुछ फोटो लिया है, तो हो सकता है कि वो शायद बियर्ड वल्चर ना हो। उसके अलावा जो है, यह स्लाइड ऐसी है, इसमें आप साइज कंपैरिजन देख सकते हैं कि गिद्धों का साइज जो है बाकी पक्षियों के मुकाबले कितना अलग होता है। सबसे बाएं में एक हिमालयन वल्चर और एक स्टेप ईगल का कंपैरिजन है। स्टेप ईगल से कम जो है हिमालयन वल्चर दुगने साइज का है। उसके बाद जो दूसरा फोटो है उसमें एक स्टेप ईगल और एक सिनेरियस वल्चर आसपास उड़ते हुए दिखाई देंगे, और दोनों के विंग स्पैन में जो है आपको दुगने के आसपास जो है डिफरेंस दिखाई देगा। सबसे राइट साइड में जो फोटो है, इसमें आपको अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग बर्ड्स दिखाई देंगे। सबसे किनारे पर जो है एक जुवेनाइल इजिप्शियन वल्चर है। आप उसको पहचान सकते हैं क्योंकि ब्राउनिश उसका जो फेस है, और पंखों का जो कलर है अभी वो सफ़ेद नहीं हुआ है। उसके बीच सबसे राइट साइड में आप देखेंगे एक अडल्ट इजिप्शियन वल्चर बैठा हुआ है, और दोनों के प्लूमेज में काफ़ी डिफरेंस है। इनके बीच में जो है एक यूरेशियन ग्रिफिन बैठा है। उसको पहचानने का तरीका मैंने बताया कि गर्दन पर बहुत ही मोटा सफ़ेद कलर का आपको रफ दिखाई देगा, और उसके अलावा बाकी जो प्लूमेज है चेस्टनट कलर का दिखता है। हिमालयी गिद्ध जो कि सबसे बड़े गिद्धों में है, उसके बगल में आपको जुवेनाइल बर्ड दिखाई देगा। दोनों ही पक्षियों का साइज डिफरेंस कम से कम 1/3 है। अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो रेड हेडेड वल्चर फ्लाइट में आपको दिखाई देगा। उसको पहचानने का मैंने आपको तरीका बताया है कि जब वो उड़ता है तो उसके पैरों के पास दोनों तरफ डिस्टिंक्ट वाइट कलर के 2 पैचेस दिखाई देते हैं।
अभी जो है अगर आप लेफ्ट साइड का जो है पिक्चर देखें तो जो सर्कल किया हुआ बर्ड है उसको पहचानने की कोशिश करें और उसका नाम चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जो आपको लेफ्ट साइड में सर्कल बर्ड दिखाई दे रहा है। आशित परिदा ने बोला है कि व्हाइट राउंड वल्चर है। अच्छा, So you जब got हम आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे थे सबसे पहले मैंने you आपको एक got चीज बताई थी Indian कि Siberians. व्हाइट राउंड नो। You got सो all. सो व्हाइट रन वल्चर जो है उसकी आपको चोंच जो है सिल्वर कलर की दिखाई देगी, या नो इट्स ओके। यह जो है एक व्हाइट रम्ड वल्चर है। पहचानने का तरीका ऐसे है कि आप उसकी चोंच यानी कि बिल देखेंगे, वो आपको सिल्वर कलर की दिखाई देगी, और जो कॉलर वाला हिस्सा है रफ आपको जो है सफेद कलर का दिखाई देगा। बाकी का हिस्सा, शरीर का हिस्सा ब्लैक है। और अगल बगल के बर्ड्स अगर आप पहचान पा रहे हैं ग्रिफन वल्चर, उससे उसका साइज जो है 1/3 आपको दिखाई देगा। तो ये जो है लेफ्ट साइड में एक वाइट राउंड वल्चर है। इसके अलावा अब आप राइट साइड का एक फोटो देख सकते हैं। इसमें दो बर्ड्स के ऊपर सर्कल किया हुआ है, उसको आप पहचानने की कोशिश करें और प्लीज चैट बॉक्स में लिखें ये कौन से गिद्ध हैं। 10 सेकेंड और वेट करते हैं। हाँ जी, ये रेड हेडेड वल्चर हैं। डिस्टिंक्ट है कि इनका आपको लाल कलर का सर देखने को मिलता है, बहुत अच्छी बात है। पर अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि यह मेल है या फीमेल। हमने आंखों के कलर के बारे में बात करी थी। बिल्कुल सही, यह दोनों ही फीमेल बर्ड्स हैं क्योंकि इनके आंखों का कलर जो है आपको काला दिखाई देगा। अगर ये मेल बर्ड्स होते तो आंखों का कलर आपको पीला या हल्का सफेद देखने को मिलता। अब बाईं तरफ जो पिक्चर है आपको इसमें कितनी स्पीसीज जो हैं देखने को मिल रही हैं, यह आप गेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही, आपको इस पिक्चर में 4 स्पीसीज देखने को मिल रही हैं। हिमालयन वल्चर, यूरेशियन वल्चर, सिनेरियस वल्चर और इजिप्शियन वल्चर। अब आगे बढ़ते हुए WWF इंडिया में हमने वल्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए मार्कर्स के साथ एक अवेयरनेस मटेरियल बनाया है। जिस जिस पार्टिसिपेंट को ये अवेयरनेस मटेरियल की ज़रूरत हो, आप जो है संजय सर से कांटेक्ट कर सकते हैं या इस चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम ये मटेरियल आपको सॉफ्ट कॉपी शेयर कर सकते हैं। सनी, और यू कैन पुट योर ईमेल, और वो आपको ईमेल भी कर सकते हैं इफ दैट इज ओके। श्योर, आई जस्ट चैट बॉक्स में आई अगर जस्ट राइट। मैंने चैट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी डाल दिया है। जिस जिसको मटेरियल की ज़रूरत हो आप प्लीज़ जो है इस पे ईमेल कर सकते हैं। ये मटेरियल हिंदी में भी अवेलेबल है, तो जिसको हिंदी में ये ब्रोशर चाहिए तो आप मेंशन कर सकते हैं, हम इसको हिंदी में भी प्रोवाइड कर देंगे।
अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा सिटीजन साइंस प्रोग्राम के बारे में। WWF इंडिया हर साल एक एनुअल वल्चर काउंट करता आया है, जिसमें कि इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे यानी सितंबर के पहले हफ्ते से लेकर के एक महीने तक हम देश में अलग अलग लोगों को रीच आउट करके वॉलंटियर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें आप अपनी वल्चर्स की साइटिंग बर्ड काउंट इंडिया और WWF इंडिया के साथ शेयर कर सकें। यह करते हुए हमें 4 साल हो गए हैं, और पिछले 4 साल में हम लोगों ने देश भर में अलग अलग जगह से वल्चर्स यानी गिद्धों का डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रेजेंस एब्सेंस यानी कि जो बर्ड कहाँ पर मिल रहे हैं, वल्चर्स जहाँ मिल रहे हैं, उसको रिकॉर्ड किया है। यह जो है इन्फोग्राफिक एनुअल वल्चर काउंट 2023 का है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2021 से लेकर के 2021 में 10 स्टेट्स अक्रॉस इंडिया हैड पार्टिसिपेटेड। 10 स्टेट से अलग अलग जगह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि बढ़ के 2023 में 17 स्टेट्स यानी कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया से लोगों ने इसमें भाग लिया, और 7 अलग अलग स्पीसीज को रिकॉर्ड किया अक्रॉस इंडिया। ऐसा ही हमने 2024 में भी, एक सेकेंड ना, आई जस्ट शो यू, इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाया। और लगभग 4,500 अलग अलग इंडिविजुअल्स को 17 स्टेट से रिकॉर्ड किया। इस साल आने वाले सितंबर में हम संजय सर के साथ, तितली ट्रस्ट के साथ, इस एक्सरसाइज को काफ़ी एक्सटेंसिवली उत्तराखंड में और देश के अलग अलग कोनों में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा और रैप्टर्स या वल्चर्स के बारे में आप आगे और जानना चाहते हैं, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। और ये वॉलंटियर एक्टिविटी जो है, इसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके लिए जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है या जो ज़रूरी जानकारी है, आप हमसे ले सकते हैं। इसी के साथ आई विल रिक्वेस्ट संजय सर टू टेक Thanks, ओवर। Sunny, for a very interesting chat. And I think अब अगर लोगों को questions हैं तो वो डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। एंड एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है मधुर वैद्या से। इट इज राइट इन द बिगिनिंग, if evolution criteria is used to exclude owls, then what about falcons? Why are falcons included? ओके, सो एवोल्यूशन क्राइटेरिया एक्चुअली एक्सक्लूड करने के लिए यूज नहीं किया गया है। वही मैं कहना चाह रहा था कि अलग अलग साइंटिस्ट जो है अलग अलग क्राइटेरिया से रैप्टर्स को डिफाइन करते हैं। वी एट WWF इंडिया, हम लोग जो है रैप्टर्स के बारे में जब हम बात करते हैं, तो उनके जो फीडिंग हैबिट्स हैं और मॉर्फोलॉजी यानी कि जो उनके शरीर की बनावट है, उनके ऊपर ही रह करके रैप्टर स्पीसीज को डिस्क्राइब करते हैं, जिसके हिसाब से अराउंड इंडिया में 111 के आसपास जो है रैप्टर्स रिकॉग्नाइज्ड है। Okay. How to identify slender-billed vultures in flight? Ashit Paridaka. ओके Ashit, it may be very difficult because as you might have seen कि
इंडियन वल्चर और स्लेंडर बिल्ड वल्चर जो है काफ़ी सिमिलर दिखते हैं। लेकिन अ- अगर आपने इस पक्षी को तराई क्षेत्र में देखा है तो काफ़ी चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि वो सिलेंडर बिल्ड वल्चर हो, क्योंकि इंडियन वल्चर जो है आपको मेनलैंड इंडिया में ज़्यादा दिखाई देखने को मिलता है। तो जो जोग्राफिकल बाउंड्री है वो जो है ना एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती है ज़्यादातर केसेस में। Kalra is asking, why don't we see vultures in Gazipur dump, Egyptian vultures? गाजीपुर डैम के बारे में जो है मेरे को इतना अंदाज़ा नहीं है, पर आसपास गाजियाबाद या गाजियाबाद और आपके गुड़गांव के आसपास जो है इजिप्शियन वल्चर काफ़ी देखने को मिलता है। So, Sunny, मेरे को एक question, I have a question. कि many on many occasions Himalayan region, Northeast India में and sometimes in Western Himalaya also, we राइट। see large flocks of juvenile Himalayan griffins जो मार्च अप्रैल में लोअर राइट। ऑल्टीट्यूड पे दिख जाते हैं प्लेन्स में। बिल्कुल बिल्कुल। Why does that happen? सर काफ़ी लिमिटेड स्टडीज़ हैं जो है हिमालयन वल्चर के माइग्रेशन में। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि यह एग्जैक्टली वो सेम टाइम होता है जो कि हिमालयन वल्चर का ब्रीडिंग पीरियड होता है। हम्म। हिमालयन वल्चर के ब्रीडिंग पीरियड के दौरान क्या होता है कि जो ब्रीडिंग पेयर है वो तो आपको हाई एल्टीट्यूड में मिल जाता है, हम्म। और शायद क्योंकि इस पक्षी को उस समय जो आपके जो जुवेनाइल बर्ड्स हैं उनको उस टाइम ब्रीड नहीं करना है और काफ़ी इन एक्सपीरियंस होते हैं खाना खोजने में, ये की प्रवृत्ति में। तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये खाना खोजने के लिए जो है वार्मर एरियाज या फिर जहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है लो लाइंग एरियाज में, ये वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि इन इन पक्षियों को उस टाइम पर ब्रीडिंग करने का ज़रूरत नहीं होता। यह वन ऑफ द रीजंस हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें जो है रिसर्च करना यानी कि शोध करने की काफ़ी आवश्यकता अभी भी है। Actually, I've seen them in flocks of 100, sometimes even 150, 200 birds. मतलब मैं तो राइट सर, राइट। हाँ, बड़ा peculiar ये है। Anyway, जी सर, मतलब no मोस्टली breeding method. मोस्टली 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 इट मे बी रिलेटेड टू ब्रीडिंग एंड इन एक्सपीरियंस ऑफ द बर्ड्स टू फाइंड फूड, बिकॉज दैट इज द स्नो पीरियड इन द हम्म। हिमालयस। सो आई हैव सीन, तो हमने देखा है कि जो हिमालयन वल्चर है उसने अंडे दे रखे हैं क्लिफ पे, उसी क्लिफ पर बर्फ भी पड़ रही है, लेकिन जो है जो अडल्ट बर्ड है या जो ब्रीडिंग पेयर होते हैं वो दे परसिस्ट, दे स्टिल दे स्टे देयर। बट यू आर राइट, द juvenile birds they tend to come down to the lower elevations. This सोहन पूछ रहा है which vultures can be seen in Odisha? Okay. उड़ीसा। Go to उड़ीसा में eBird जो and check. या आप जो है ईबर्ड पे देख करके पता लगा Sorry. सकते हैं, पर कुछ स्टेट हैं जैसे उड़ीसा या तेलंगाना, इन एरियाज में काफ़ी कम वल्चर्स जो हैं देखने को मिलते हैं। पर उड़ीसा में मैं आपको कह सकता हूँ कि शायद आपको इजिप्शियन वल्चर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा तो आपको जो है ईबर्ड पर ही जा करके देखना पड़ेगा। कविता पूछ रही है who was Jatayu? हु वाज जटायु? Which ओके, raptor? दैट इज एक्चुअली ambiguous, so it could be a vulture and it could be an eagle also. So by the description of it, कहीं पर आपको जो है वो गिद्ध की तरह बना हुआ दिखता है और कहीं पर जो है वो आपको बहुत बड़ा एक ईगल भी दिखाई देता है। तो इसका आंसर शायद जो है मैं अभी नहीं दे पाऊंगा कि एक जटायु गिद्ध था या फिर ईगल था। Okay. Anish पूछ रहा है why is bearded vulture listed as near threatened when only 6,700 individuals are left? ओके, सो अनीश, ऐसा है ना कि आईयूसीएन की जो क्राइटेरिया होता है उसमें सिर्फ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होने से जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं रह जाते हैं। अ, अ, इसमें जो है स्पीसीज का डिक्लाइन यानी कि किस रफ्तार से जो है वो स्पीसीज एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो हो सकता है कि 6700 इंडिविजुअल्स ही लेफ्ट हों, लेकिन जो है उनका पॉपुलेशन स्टेबल हो, यानी कि इससे नीचे नहीं जा रहा या फिर बहुत कम रेट से जा रहा है, तो इसलिए जो है आईयूसीएन में उसको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा हुआ है।
Anuruddha is asking ki tell us something about vulture breeding season, incubation, nesting, and fledgling. I assume falling out of the nests. I assume that. राइट। तो इंडिया में जो है ना मोस्टली वल्चर्स जो है विंटर सीजन में ब्रीड करते हैं, इंक्लूडिंग इंडियन वल्चर, व्हाइट रंग वल्चर, इंडियन वल्चर, व्हाइट रंग वल्चर एंड रेड हेडेड वल्चर। इजिप्शियन वल्चर का जो है ब्रीडिंग पीरियड थोड़ा सा डिलेड है। वो क्या करता है कि टेम्परेचर के हिसाब से सेंट्रल इंडिया में आपको वो है जनवरी से ब्रीड करना देना शुरू हो जाता है, और तराई क्षेत्र में जैसे आप आ जाते हैं तो आपको चिक्स निकलते हुए मार्च के महीने में दिखाई देंगे, और वो फ्लेज होते हैं अराउंड समर्स। उसके अलावा इंक्यूबेशन पीरियड इज नॉर्मल, जो बाकी सब पक्षियों का रहता है 20-25 डेज के बीच में इन लोगों का जो है इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। और फ्लेजलिंग जब एक बार निकल के आ जाते हैं तो मोस्टली जो है शुरुआत में जो है आपके जो नेस्टिंग कॉलोनी के आसपास वो आपको दिखाई देते हैं और धीरे धीरे डिस्पर्स होते हैं। क्लच साइज इज मोस्ट, क्लच साइज जिसको क्लच साइज नहीं मालूम है, क्लच साइज का मतलब है कि एक बार में पक्षी कितने अंडे देते हैं। तो वल्चर्स में मोस्टली क्लच साइज इज 1। एक बार में जो है एक सीजन में एक ही अंडा जो है वल्चर्स देते हैं। अगर आप ईगल्स, फैल्कन्स या इन अलग अलग रैप्टर ग्रुप में चले जाएंगे तो क्लच साइज में वेरी फ्रॉम 2 to 3 टू इवन एक्चुअली मोर एग्स। Sunny, I think if you can tell people कि vulture recovery program में जो captive breeding चल रहा है, जी just a quick brief about that कि how slow the process is, कितना time लगता है, you know, how many eggs they lay. I जी mean, it's such a laborious process. एक overview देने I think अच्छा रहेगा. राइट। तो वल्चर्स का जो है एक स्लाइड मैंने बीच में स्किप किया, जिन लोगों को नहीं मालूम है, एनिमल हस्बेंड्री में यूज होने वाला एक ड्रग या एक दवाई डाइक्लोफेनेक, जो कि एक पेन किलर होता है, वो काफी बड़ा फैक्टर रहा है वल्चर्स के डिक्लाइन होने में या फिर वल्चर्स की पॉपुलेशन को नीचे ले जाने में। इंडिया में खासकर क्या होता था कि जानवरों को ट्रीट करने, कोई बीमार जानवर को ट्रीट करने के लिए जब डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन दिया जाता था, और उसके बावजूद अगर वो जानवर मर गया, और वल्चर्स जब आकर के उस डाइक्लोफेनेक इन्फेस्टेड या जिस जानवर के अंदर डाइक्लोफेनेक है उसको खाते थे, तो तुरंत 24 आवर्स से लेकर के 48 आवर्स के अंदर उनका किडनी फेलियर हो जाता था और उससे वो मर जाते थे। सबसे ज्यादा असर जो है वो व्हाइट रंग वल्चर, रेड हेडेड वल्चर और इंडियन वल्चर पर पड़ा, जो जिप स्पीसीज है मोस्टली। और उसके अलावा जो है यूरेशियन ग्रिफन या हिमालयन वल्चर पर शायद उस दवा का इतना असर नहीं पड़ा। इतना असर, इतना रैपिड इनका डिक्लाइन रहा कि व्हाइट रंग वल्चर या रेड हेडेड वल्चर तो मोर देन 95% जो है पॉपुलेशन एक साथ इनका डिक्लाइन हो गया। तो उसको टैकल करने के लिए या स्पीसीज को एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए इंडिया में बीएनएचएस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिलकर के एक जो है ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें कि अक्रॉस कंट्री आपको मेरे ख्याल से 8 के आसपास जो है ब्रीडिंग सेंटर बनाए गए। हमारे पास, हमारे एज इन अगर हम देहरादून या उत्तराखंड की बात करें, सबसे पास में जो है पिंजौर, ये आपका चंडीगढ़ के पास एरिया पड़ता है, वहाँ पर एक ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया। तो वल्चर्स का जो है ना ब्रीडिंग, जो सर ने बोला कि उसको वो बनाना इतना पेन्स टेकिंग है, इतना डिफिकल्ट प्रोसेस है कि उसके लिए आपको सबसे पहले वाइल्ड से जो है वल्चर्स को कैप्चर करके लेके आना पड़ता है, उनको जो है उस ब्रीडिंग सेंटर में रखना पड़ता है। और सबसे गजब की बात यह है कि जो वल्चर्स होते हैं मोस्टली दे आर वेरी स्लो ब्रीडर्स। स्लो ब्रीडर्स मतलब कि फ्लेज होने के बाद, एक बार जो है अपने नेस्ट घोंसले से निकल जाने के बाद, तीसरे चौथे या पांचवें साल में जाकर के जो है वो वयस्क यानी कि ब्रीड करने लायक होते हैं। उसके बाद जो है जब इनका पेयर बन जाता है, पेयर बनने के बाद हर साल मैक्सिमम ये सिर्फ एक ही अंडा दे पाते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर सन 2006 में अगर किसी ने जो है ब्रीडिंग सेंटर में जो है बर्ड लेके आए होंगे, तो उसको पहला चिक रेयर करते करते 2012, 13, 14 भी हो गया। उसके बाद इन बर्ड्स को
पालने पोसने के बाद एक सर्टेन नंबर में ही रिलीज किया जा सकता है। अगर आप न्यूज़ देखेंगे या न्यूज़ गूगल करने की कोशिश करेंगे तो रिसेंटली मध्य प्रदेश के भोपाल में 6 वल्चर्स को, जिसमें कि कुछ इंडियन वल्चर हैं और कुछ वाइट रन वल्चर हैं, उनको रिलीज किया गया है। और यह रिलीज जो है वल्चर ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू होने के लगभग लगभग 10-15 साल के बाद हुआ है। तो इन इन पक्षियों को जो है रिहैबिलिटेट करना या फिर जो है वापस वाइल्ड में लेके आना भी एक बहुत ही स्लो, यानी कि बहुत ही धीमा और बहुत ही लेबोरियस, यानी कि बहुत मुश्किल वाला काम है। Think Sunny, we are about running out of time. I'll take one last question. Some doctor श्योर said श्योर। Russell's web, the vulture can fly over Mount Everest. Is that true? Not sure about Ruppel's vulture because Ruppel's vulture is a species from Africa. I don't know what it will be doing in Mount Everest, but a lot of birds can fly up to a height of 30,000 feet. So But vultures don't normally migrate so much. So no, apart from Cinereus vulture and Cinereus को छोड़ दो. yeah, yeah. So I think Sunny, we have thanks. बहुत ही अच्छा टॉक था, and I think we should end this now. It's already crossed 8 Sure, o'clock. But I sure, think sure. आपके लिए thank you very much for the talks. I found it very interesting, and I hope सबको ये interesting लगा. ये इस just like the other talks, इसका भी recording हम लोग ऑनलाइन पोस्ट करने वाले हैं. So anyone who missed it can look at it later on. And thanks so much, Sunny, for a lovely talk. And thanks, Rujuta Thank you. and Akanksha as well for helping Thank you. us together. Akanksha, Rujuta, any last thoughts, comments from you? All good. Thank you, Sanjay. ठीक. Thanks so much, Sunny. And Thank you. I've sent you the list of जो लोगों ने ये मांगा था. मैंने वो Sure. WhatsApp. I'll do Thank you. that. मैं इसके अलावा और भी कुछ मटेरियल होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा। बिल्कुल. Thank you. Thank you so Thank much. you so Thank much. you guys for joining. Thank you. Thank you, everyone.